क्या बात है सर? मैं देख रही हूँ कि रोज स्कूल में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? मैडम, लगता है इस सुदूर इलाके में ये आपकी पहली पोस्टिंग है। हाँ, आपने सही कहा। तभी तभी आपको पता नहीं है मैडम, ये खेतिहर इलाका है और जब फसल बोने और काटने का समय आता है तो बच्चे स्कूल आना बंद करके खेती के काम में लग जाते हैं। 2-3 महीने में ये पूरी कक्षाएं खाली हो जाएंगी। अरे, तब तो बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता होगा। आप लोगों ने बच्चों के माता पिता को समझाने की कोशिश नहीं की? बच्चों की पढ़ाई का नुकसान करके उन्हें काम पर लगाना उनके भविष्य को बर्बाद करना होगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हमने कोशिश नहीं की? बहुत समझाया, बहुत सर मारा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ज्यादातर बच्चे गरीब मजदूरों के हैं, खेतों में काम करके ही कमाते हैं और अपने बच्चों से भी काम करवाते हैं। उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा खेती के काम करना जरूरी है। ओह, तब तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें बच्चों के माता पिता को समझाना पड़ेगा कि अगर काम की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, फिर चाहे वह पारिवारिक काम में हाथ बटाना ही हो, ये कानूनी रूप से अपराध है। इसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान होना चाहिए। दोस्तों, ये बात सोचने और ध्यान देने की है कि अक्सर माता पिता अपने बच्चों को काम में झोंक देते हैं, ये सोचकर कि बच्चे बचपन से ही अगर अपने पैतृक व्यवसाय को सीखेंगे तो बड़े होकर रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। परंतु वे भूल जाते हैं कि यह एक कुचक्र है जिसका कोई अंत नहीं है। एक सुरक्षित बचपन और स्वस्थ बचपन हर बच्चे का अधिकार है। चाइल्ड हेल्पलाइन एक ऐसा माध्यम है जो पूरे देश में लाखों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। बच्चों के लिए यह सेवा 24 घंटे मुफ्त आपातकालीन सेवा है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 न केवल बच्चों की आपातकालीन जरूरतों को पूरी करता है, बल्कि उनके दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए उचित माध्यम से भी जोड़ता है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं किरण पंत। किरण वर्तमान में चाइल्ड हेल्पलाइन नैनीताल में कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं। किरण पिछले 7 सालों से बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के लिए कार्य कर रही हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन से पहले आपने विहान और धरोहर जैसी संस्थाओं में भी कार्य किया है। किरण बेहद ऊर्जा से भरी एक युवा कार्यकर्ता हैं और बच्चों के अधिकारों को लेकर काफी कुछ सोचती हैं और प्रयास भी कर रही हैं। तो बात करते हैं किरण से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। क्योंकि आप चाइल्ड हेल्पलाइन में अभी काम कर रही हैं, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी और अपने सुनने वालों को भी बताना चाहती हूँ कि चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है। चाइल्ड हेल्पलाइन एक आपातकालीन सेवा है जो कि मुख्यतः बच्चों के लिए कार्य करती है। इसमें 18 तक के बच्चे जो भी हैं हमें कॉल कर सकते हैं। 18 से ऊपर के भी लोग, यदि कोई बच्चा लगता है नीडी, तो उसके लिए कोई वयस्क भी हमें कॉल कर सकता है। ये आपातकालीन फ्री सेवा है, 24 घंटे इसमें कॉल लग सकता है। यदि आपको कभी भी लगता है कि किसी को जरूरत है चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल करने की, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन पूरे भारत में कार्य करता है और ये काफी सरल नंबर बनाया गया है, उल्टी गिनती 1098, ताकि ये हर बच्चे को याद रह सके। 1098 अच्छा नंबर है और मुझे लगता है कि इस नंबर का बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि जब हम निकलते हैं कहीं बाहर, देखते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, तो हमें बच्चे दिख जाते हैं काम करते हुए, लेकिन हम ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर ये नंबर सबको पता रहे तो हो सकता है कि वो लोग इस पर कॉल करके बच्चे तक मदद पहुंचा सकें। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई इसमें इन्फॉर्मेशन देना चाहता है चाइल्ड लेबर के बारे में, तो क्या उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है? जी मैम, यदि आपको कोई भी बच्चा मिलता है बाल श्रम करता हुआ, तो आप लोग 1098 में कॉल कर सूचना देंगे। आपकी जिम्मेदारी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन मैं पर्सनली ये आग्रह करूंगी कि जब तक चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ना पहुंचे तब तक आप बच्चे के आसपास ही रहें। यदि एक बार टीम वहां पर पहुंच जाती है तो उसके बाद आपकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी, परंतु जब तक बच्चा ना मिले तब तक हम लोग सहयोग की उम्मीद रखते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि भाई हमने फोन कर दिया, फिर हम झंझट में पड़ जाएंगे, पता नहीं हमें किस किस को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा लोग सोच सकते हैं कि भाई एक और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो इसलिए लोग ज्यादा ध्यान ना दें। पर ये अच्छी बात है कि उनकी जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गुप्त रखी जाएगी, किसी को बताया नहीं जाएगा, तो ये और ज्यादा सहज हो जाता है लोगों के लिए। और सिर्फ फोन कर देने से, चाइल्ड लेबर के बारे में जानकारी दे देने के बाद वो आराम से उससे फ्री हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल।
ये आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। यदि आपको कोई बच्चा बाल श्रम करते हुए मिल रहा है, दिख रहा है, तो ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। ये एक मानवता के नाते भी आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप इसकी सूचना पुलिस हेल्पलाइन या चाइल्ड हेल्पलाइन में जरूर दें। इसके अलावा कहीं और भी इन्फॉर्म कर सकते हैं? मान लीजिए कभी ऐसा चांस आया कि फ़ोन नहीं कर पा रहा है, किसी को पता है कि बच्चा श्रम कर रहा है या कहीं मजदूरी कर रहा है। इसके लिए एक पेंसिल पोर्टल है, आप पेंसिल पोर्टल में भी बच्चे की जानकारी अपलोड कर सकते हैं, तथा आप चाइल्ड हेल्पलाइन की मेल आईडी चाइल्ड हेल्पलाइन नैनीताल में भी हमको मेल द्वारा सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा कार्यालय भी यहीं हल्द्वानी में ही है, कालाढूंगी रोड में, GGIC स्कूल के बगल में, तो आप हमारे कार्यालय में आकर के भी हमें जानकारी दे सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन दरअसल में काम कैसे करती है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या उसका तरीका है काम करने का, और किस तरीके की मदद बच्चों को उपलब्ध कराती है? मैम, चाइल्ड हेल्पलाइन में आप कोई भी व्यक्ति 1098 में कॉल करके बाल श्रम की जानकारी देता है तो सबसे पहले टीम वहां पर जल्द से जल्द पहुंच करके बच्चे को अपने पास रखती है। उसके बाद यदि आवश्यक हो मेडिकल करवाने की तो मेडिकल भी करवाती है। उसके बाद बाल कल्याण समिति को हम सूचित करते हैं, जो बच्चे के पुनर्वासन के लिए हमें आदेश देते हैं। यदि बच्चे का घर हल्द्वानी या आसपास में ही है तो हम उसके माता पिता को भी ढूंढ करके कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें मैम बाल श्रम के साथ भी हम मिलकर के काम करते हैं। बच्चा जिस जगह पर काम कर रहा है उसके खिलाफ भी कानूनी एक्शन लेना काफी जरूरी महसूस होता है। इसमें जो श्रम विभाग है वो दुकान के चालान काटता है। उसमें देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके का कार्य कर रहा है तथा वो बच्चे के लिए कितना खतरनाक है। यदि वो एक खतरे जैसा कार्य लगता है तो उसमें दुकान का चालान काटते हैं श्रम विभाग, तथा जो बच्चे के पुनर्वासन के लिए जो कार्य करते हैं वो बाल कल्याण समिति कार्य करती है इसके लिए। इसमें ऐसा भी हमने देखा है कि बच्चा भीख मांग रहा है या कोई चाय समोसे बेच रहा है ट्रेन में, तो कई बार बहुत दूर दूर से बच्चे हमारे जिले में आ जाते हैं या हमारे जिले से बच्चे कहीं अन्य जिले में चले जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द कहीं भी अगर यदि उनके माता पिता हैं तो उनका जल्द से जल्द पता लगाएं, तथा जब तक माता पिता का पता न चल रहा हो तो बाल कल्याण समिति के द्वारा उन्हें संस्थाओं में रखा जाता है देखभाल एवं संरक्षण की दृष्टि से। तो किरण, आपका इतना लंबा अनुभव है चाइल्ड हेल्पलाइन में काम करने का, तो आप किस तरीके के केसेस या किस तरीके की बच्चों की स्थिति ज्यादा हमारे क्षेत्र में देख रही हैं? मैम, बाल श्रम में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो मुझे क्या सभी लोगों को, सभी जनता को दिख रहा होगा कि बाल भिक्षावृत्ति, ये भी एक बाल श्रम के अंतर्गत ही आता है। तथा जो बाल श्रमिक बच्चे हैं वो नशे की तरफ भी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और नशे में भी ज्यादा संलिप्त होते हैं। इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे गलत संगति में भी पड़ जाते हैं। कम उम्र से बच्चों को कमाने की लत लगती है। यदि बच्चा नहीं कमा पा रहा है तो वो धीरे धीरे चोरी वगैरह की तरफ भी अग्रसर होता है। तो मुझे लगता है कि एक ही उससे कई सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या क्या प्रयास और होने चाहिए, किस तरीके की जानकारियां, किस तरीके की अवेयरनेस समाज के बीच में होनी चाहिए कि हम इन बच्चों को इस तरफ से हटाकर एक अच्छी शिक्षा की ओर ले जा सकें, एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सकें, और इसके साथ ही इन बच्चों का पुनर्वासन कैसे होता है, किस तरीके से आप उनको रिहेबिलिटेट करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे और इनके लिए कुछ प्रयास किए जाएं? चाइल्ड हेल्पलाइन पे यदि कोई ऐसे भिक्षावृत्ति वाले बच्चे हमें मिलते हैं या श्रमकारी करते हुए कोई बच्चे मिलते हैं तो हम सबसे पहले बच्चे की काउंसलिंग कराते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले काउंसलिंग होना इसलिए भी जरूरी है कि आज तो हमने वो बच्चों को पकड़ के रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इन फ्यूचर अगर बच्चा दोबारा से वही कार्य करता हुआ मिल रहा है तो ये भी बहुत बड़ा विषय है कि बच्चा बार बार ये कार्य क्यों कर रहा है या उसके माता पिता कितने अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम माता पिता तथा बच्चों दोनों की काउंसलिंग करते हैं। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए शहर में कई केंद्र हैं, संस्थाएं हैं, जैसे कि धरोहर विकास संस्था, वीरांगना संस्था, इस तरीके की संस्थाओं में भी बच्चों का प्रवेश कराते हैं। उसके बाद यहाँ से भी कुछ समय बाद बच्चों को फिर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश करा दिया जाता है। उसके बाद बच्चे प्रॉपर फॉलोअप में रहते हैं। पर मैम, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो माइग्रेटेड पॉपुलेशन की है। जो श्रमिक कार्य वाले बच्चे हैं वो यहाँ उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है। अब देखेंगे वो बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, उन बच्चों के पास प्रॉपर कोई एड्रेस नहीं है। अगर हम उनको कहीं पर किसी चीज़ से लिंक भी करते हैं तो हम उनका फॉलोअप करने में भी कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है कि माता पिता को भी ये चीज़ समझाई जाए कि ये चीज़ कितनी घातक है, जो बच्चों का विकास है उसमें कितना नुकसानदेह है बच्चों का श्रमिक कार्य कम उम्र से करना। यदि बच्चा कम उम्र से ही इस तरीके की कार्यों में संलिप्त रहेगा तो उसका क्या ही भविष्य होगा। जब ऐसे केस आपके पास आते हैं तो निश्चित तौर पे उनका एक माइंडसेट होता होगा, मतलब कि वो अपने चारों तरफ ऐसा ही देख रहे हैं, अपने परिवारों में ऐसा ही देख रहे हैं, और इसके अलावा
उनके अंदर कोई इस तरीके का ट्रॉमा, इस तरीके का मानसिक अवसाद, इस तरीके की परेशानियां भी कहीं होंगी, इमोशनली कुछ वो अपने आप को अलग महसूस करते होंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, मानसिक रूप से जुड़ी हुई बहुत सारी चिंताएं उनके संग होंगी। बच्चों के मन में आती है हाँ, समानता। आप बिल्कुल। एक बच्चा प्रॉपर बैग लेकर के स्कूल जा रहा है, एक बच्चा कूड़े का थैला लेकर के जा रहा है। अब ये हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसा माहौल कई बार देखेंगे कि सुबह कुछ बच्चे आपको इस तरफ से स्कूल बैग के साथ दिखेंगे और उस तरफ से कुछ बच्चे आपको कूड़े का झोला लेकर के जाते हुए दिखेंगे। जूते पॉलिश वाले बच्चों की संख्या, कान साफ करने वालों की संख्या, डीके पार्क हल्द्वानी में आप देखेंगे इस तरीके के बच्चे आपको कई बार दिख जाएंगे। हम देखते हैं बिल्कुल, जब त्योहार या कुछ इस तरीके का फेस्टिव फंक्शन होता है तो बहुत सारे बच्चे अचानक आ जाते हैं जो सेल कर रहे होते हैं कुछ छोटी छोटी चीजों को, और वो बहुत जिद करते हैं कि ले लो ले लो ले लो, पीछे पड़ जाते हैं। और मैंने देखा है कि अक्सर लोग इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं उनसे, और उनको झड़क के या उनको धक्का देते हुए आगे निकलते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि सामान ले लो ले लो ले लो। और जब मिलते हैं और जब उनसे पूछते हो कि स्कूल जाते हो तो कहते हैं कि हाँ जाते हैं। ये भी बहुत हास्यप्रद है, मैं क्या समझूं इसको। ये चीज मुझे भी ऐसा लगता है कि हम बच्चों को कहते हैं हाँ जाते, कहाँ जाते हैं? अपने गाँव में। तो हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो ऐसा भी मुझे प्रतीत होता है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है गांव में बच्चों का हो सकता है विद्यालय में प्रवेश हो, हाँ, बच्चे जा नहीं रहे और बच्चे रहो। यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। कई बार हम आधार कार्ड मांगते हैं, उन बच्चों के पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होते। हम लोग कैसे उन बच्चों का प्रॉपर जो गाइडेंस होता है वो कैसे करें? तो हम मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता को समझाना ही इसमें बिल्कुल बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत बड़ी जरूरत है। तो विद्यालयों में भी यदि हम बच्चों को प्रवेश कराते हैं तो उसके बाद फिर फॉलोअप वगैरह उनका प्रॉपर कि बच्चा विद्यालय जा रहे हैं, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहे तो क्या कारण रहा है। लेकिन सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन मिलना ही हमें बहुत वो लगता है कि अब हम लोग का टीम काफी छोटा है, जगह जगह तो हम जाके देख नहीं सकते ना कि कहाँ पर कौन बच्चा काम कर रहा है। यदि अगर किसी को दिख रहा है कि अच्छा ये कम एज का दिख रहा है, ये सुनार की दुकान पे काम कर रहा है या कपड़ों की दुकान पे काम कर रहा है, इसकी आयु 14 वर्ष से कम है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें सूचना दें तथा हम जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर के उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, आपने जैसा भी बोला कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है और अगर वो काम करता हुआ पाया जा रहा है तो वो कानूनी रूप से अपराध है। लेकिन अगर 14 साल से ऊपर का बच्चा है तो क्या वो काम कर सकता है? उसके लिए भी नियम है कि बच्चे को आप 6 घंटा काम कराएंगे, 3 घंटा काम करा करके 1 घंटा उसको गैप देंगे, फिर 3 घंटा काम कराएंगे। सप्ताह में 1 दिन आपको उसको अवकाश देना भी बहुत जरूरी है। तथा सबसे पहले तो रजिस्टर होना चाहिए आपके पास कि एक बच्चे की उसमें सारी डिटेल आप फिल करें। श्रम विभाग को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपके यहाँ पर एक बच्चा इस तरीके का कार्य कर रहा है, उसमें आपका प्रॉपर बच्चा किस तरीके का कार्य कर रहा है, कार्य की श्रेणी क्या है, बच्चे का नाम और उम्र पूरा अंकित होना चाहिए रजिस्टर में। पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। और सबसे इसमें जरूरी है कि बच्चा किस कंडीशन में काम कर रहा है। यदि वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है तो बच्चा 14 साल के बाद भी इस जगह पे काम करना चाहिए। और उसमें दुकानों में चालान भी काटे हैं। अभी हल्द्वानी में श्रम विभाग द्वारा कुछ दुकानों के चालान भी काटे गए जहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि बालक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। जब बच्चों की मेंटल स्टेट को डील करने के लिए उसके लिए कुछ आपके पास संसाधन है, क्योंकि एक बार बच्चा जहाँ इन हालातों में पड़ा हुआ है तो फिर उसको वहाँ से निकाल पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ये मैं समझ सकती हूँ। तो इसके लिए आप किस तरीके से काम करते हैं, या संस्था या हेल्पलाइन या कोई ऐसा कोई उपाय है या ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ इन बच्चों को इस तरीके से मजबूत बनाने के लिए काम किया जाता हो? जैसे अगर चाइल्ड हेल्पलाइन पे किसी ने सूचना दी है, यदि हमें लगता है कि बच्चा यहीं रह रहा है तो हम उसको ना कुछ समय के लिए संस्थाओं में रखते हैं, जैसे धरोहर बाल आश्रय गृह। तो यहाँ पर आप बच्चे को देखेंगे, एक रूटीन होता है इनका, एक रूटीन से बच्चे आते हैं सुबह, वो अपने साफ सफाई ध्यान, वो एक रूटीन में जैसे ही बच्चे आने लगते हैं 3-4 महीने बाद, तो जैसे बच्चे का एक आदत बन गया बैठने का। अगर बच्चा भीख मांग रहा है, मैं सीधे उसको स्कूल डाल रही हूँ तो बच्चा नहीं बैठेगा। तो इसलिए हम लोगों को ये संस्थाओं में जो बच्चों की आदत डाली जाती है, तो ये बहुत ही बड़ा मुझे लगता है रोल है बाल वृक्षवृत्ति में ना। जैसे आप धरोहर वीरांगना में देखेंगे प्रॉपर बच्चे को बैठाया जा रहा है, उसको खाने का तरीका सिखाया जा रहा है, हाइजीन, ध्यान, योगा वो सब कराते हैं, मैंने देखा था। एक बच्चा ट्रैक में आ जाता है जब, तो उसके बाद मुझे लगता है कि स्कूल में जाकर के बच्चा और लोगों के साथ और तरीके से, जैसे और उनके तौर तरीके सीख लेता है, रहना, पढ़ाई करना, व्यवहार। अब देखेंगे शुरुआत में वो बच्चे अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन अगर वो 6 महीने 3 महीने ऐसी संस्थाओं में रह रहे हैं तो मुझे लगता है बच्चों की भाषा में भी बहुत बदलाव आता है। बिल्कुल, चलना बोलना हर चीज में। बच्चों के बाल आप देखेंगे वहाँ पे ऐसे जटा जैसे बने होते हैं, लेकिन संस्थाओं में आने के बाद वो बच्चे प्रॉपर बाल धोते हैं, अपना कंघी वगैरह करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनका जो मूल है हल्द्वानी में, मुझे लगता है रेलवे स्टेशन के आसपास जो बस्तियां हैं, बहुत सारी बस्तियां हैं, ये वहीं पर है। अब वहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है, बिजली की उपलब्धता नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा अगर अच्छी जगह पे आ रहा है, वो देख रहा है अच्छा नल ऐसे खोलना है, ऐसे नहाना है, प्रॉपर साबुन यूज कर रहा है बच्चे नहाने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, प्रॉपर उसको अच्छा खाना मिल रहा है, वो अच्छी से एक चम्मच से खा रहा है बच्चा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है बच्चे की जीवन शैली में। यदि कोई बच्चा बाल श्रम करता हुआ दिख रहा है आपको और उसके माता पिता का नहीं पता चल पा रहा है, तो इसके लिए एक
कस्तूरबा गांधी जैसे विद्यालय हैं, सुभाष चंद्र जैसे विद्यालय हैं, और इसमें करंट में एक नई योजना भी श्रम विभाग द्वारा शुरू की जा रही है, जो कि अभी तक केवल उत्तर प्रदेश में संचालित थी। अब वो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है अटल आवासीय विद्यालय योजना। उसमें जो भी श्रम कार्य करते हुए लोग हैं, उनके बच्चों के लिए इसमें बच्चों को माध्यमिक शिक्षा तक दी जाएगी। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस भी आवासीय है तथा कस्तूरबा गांधी भी आवासीय है। तो यहाँ हल्द्वानी में हमारे पास उपलब्ध है। जी मैम, इसमें ये पाइपलाइन में है, जल्दी इसका संचालन शुरू हो जाएगा श्रम विभाग द्वारा। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। तो इस एपिसोड में आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना जुर्म है। ऐसा करने वालों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत सजा होगी। जहाँ कहीं भी बच्चों का होते देखो शोषण, फट से फोन घुमा दो 1098 पर।